अगर एक पार्टिकल स्पेस में मूव कर रहा हो तो उसकी पोजीशन को हम कैसे मैथमेटिकली ट्रैक करेंगे, इसी सवाल का जवाब है वेक्टर फंक्शंस। सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। और आप सभी को पता है कि हमने डी ट्रिपल एस बी टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया हुआ है, जिसमें हम यूनिट 4 पर पहुंच चुके हैं। 3 यूनिट्स हमने अच्छे से कंप्लीट कर ली हैं विद क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सभी टेलीग्राम चैनल पर दिए जा चुके हैं। जिसने भी टेलीग्राम चैनल ना ज्वाइन किया हो तो लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर स्ट्रेट टेलीग्राम चैनल पर जाइए, सर्च में डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री लिखिए, आपको हमारा चैनल मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास में हम ग्रेजुएशन वाला पार्ट करने वाले हैं, जिसमें ये कैलकुलस की यूनिट 4 है, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। एक चीज मैं पहले ही बता देता हूं इसमें ये मॉडलिंग बैलिस्टिक्स, प्लेनेटरी मोशंस, केपलर सेकंड लॉ, ये हमें नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, बाकी अगर आपको ये लगे कि नहीं मैं तो करूंगा ही, तो फिर आप कर सकते हैं, ऑनलाइन चेक करके यूट्यूब पर मिल जाएगा। ये फिजिक्स के टॉपिक है, मॉडलिंग बैलिस्टिक्स, प्लेनेटरी मोशन, केपलर सेकंड लॉ, ये नहीं पूछे जाते हैं तो इनको आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, मैं इनके अलावा ये सभी टॉपिक्स कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक, सो जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है उनमें टाइम खराब हम नहीं करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। यूनिट 4 वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशंस। टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। एक हमने वेक्टर फंक्शन ले लिया कैपिटल एफ टी, दिस इज इक्वल टू f1t आई कैप प्लस f2t जे कैप, दिस इज प्लेन इन आर स्क्वायर। ठीक है, दूसरा कोई वेक्टर फंक्शन लिया एफ टी, so this is equal to f1t i cap plus f2t j cap f3t k cap, where f1 f2 और f3 क्या होंगे, ये फंक्शंस होंगे t के रिस्पेक्ट में। ये भी फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू t, ये भी फंक्शन होगा विद रिस्पेक्ट टू t। अलोंग x एक्सिस तो इसलिए i कैप, अलोंग y एक्सिस तो इसलिए j कैप, अलोंग z एक्सिस तो इसलिए k कैप लगा दिया। सो दिस इज प्लेन इन R3, ये वाला प्लेन होगा R2 में और ये वाला प्लेन होगा R3 में। देखो ये टॉपिक बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है इस टॉपिक में, आप देखना बहुत जल्दी हम इसको फिनिश कर लेंगे। बस आपको ध्यान से क्लास में सुनते रहना है और घर पे जाके उसी चीज को अच्छे से रिवाइज करना है और प्रैक्टिस करना है। स्मॉल f1, स्मॉल f2, स्मॉल f3 आर रियल वैल्यूड स्केलर वैल्यूड फंक्शंस, आर रियल वैल्यूड या फिर स्केलर वैल्यूड फंक्शंस ऑफ रियल नंबर t। ठीक है, डिफाइंड ऑन डोमेन d, जो भी डोमेन d है उस पर डिफाइंड है ये। t इज पैरामीटर, एग्जांपल टाइम हो सकता है या और कोई पैरामीटर हो सकता है। ठीक, ये f1 f2 f3 ये रियल वैल्यूड या स्केलर वैल्यूड फंक्शंस हैं, रियल नंबर ऑफ रियल नंबर t, डिफाइंड ऑन डोमेन d, t इज पैरामीटर, जैसे कि t टाइम हो सकता है या और कुछ भी हम पैरामीटर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाइए, स्मॉल f1, स्मॉल f2, स्मॉल f3 आर कॉल्ड कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल F। मतलब जो मेरा कैपिटल एफ फंक्शन है ना, ये स्मॉल f1, स्मॉल f2, स्मॉल f3 को कंपोनेंट्स बोला जाता है इस कैपिटल एफ के फंक्शन के। ठीक, क्वेश्चन पूछ लेगा, बताओ ये f1, f2, f3 क्या कहलाते हैं कैपिटल एफ के, तो कंपोनेंट्स कहलाते हैं। वेक्टर फंक्शंस की नोटेशंस कैसे दी जाती हैं, जैसे कैपिटल एफ टी, इस वाले में f1t और f2t थे ना, तो इस वाले का नोटेशन ब्रैकेट f1t कोमा f2t, इस तरह से इसकी नोटेशन दी जाती है। और जैसे ये कैपिटल एफ टी था तो इसकी नोटेशन कैसे दी जाएगी, एफ टी इज इक्वल टू ब्रैकेट स्मॉल f1t कोमा f2t कोमा f3t ब्रैकेट क्लोज्ड, वेयर कैपिटल एफ टी इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर एट t, एट टाइम t। मतलब उस टाइम t पर जो पार्टिकल स्पेस में है उसकी पोजीशन उस टाइम t पर क्या है, वो ये कैपिटल एफ टी फंक्शन दिखाएगा। कैपिटल एफ टी इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर एट टाइम t। ठीक, एट पेरीमीटर t बोल सकते हैं हम। आई कैप, जे कैप, के कैप आर यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। तो एक एक बात जो हमने यहां पर लिखी थी उसको नीचे डिस्क्राइब कर दिया है, नोटेशन बता दी है कैसे होंगी। ठीक है, अब आ जाइए डोमेन और रेंज। ऑल टी वेयर द फंक्शन इन डिफाइंड, वेयर द फंक्शन इज डिफाइंड, मतलब वे सारे टी, जो ये टी हम फंक्शन में ले रहे हैं, वे सारे टी आएंगे डोमेन के अंदर जहां जहां पर फंक्शन मेरा डिफाइंड है। ठीक है, अब रेंज क्या होगी, ऑल वेक्टर्स वी गेट व्हेन टी वेरीज दिस मेक्स अ कर्व, मतलब जितने भी वेक्टर्स हमको मिलेंगे जैसे जैसे टी वेरी करेगा
तो वो रेंज बनाएगा और इससे हमें एक कर्व मिलेगी। दोबारा से, डोमेन होगा ऑल टी, वे सारे टी जहां पर फंक्शन डिफाइंड होगा, तो वो बनाएगा रेंज। जहां जहां पर फंक्शन डिफाइंड है वे सभी पॉइंट्स बनाएंगे डोमेन। और रेंज कौन बनाएगा? वे सभी वेक्टर्स जो हमें मिलेंगे टी के वेरी होने पर, मतलब जितने डोमेन में पॉइंट थे टी, उनको जब हम अलग अलग टी लेंगे तो उनसे जो हमें सारे वेक्टर्स मिलेंगे, ऑल वेक्टर्स वी गेट व्हेन टी वेरीज, दिस मेक्स अ कर्व, और वो होगी रेंज। समझ आया? अब इसी पर एक एग्जांपल देखो। ये तो था मेरा बेसिक पोर्शन, अच्छे से पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, बहुत आसान है। एग्जांपल देखो एक, फाइंड अ वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ whose graph is the curve of intersection of hemisphere. Find a vector function capital F whose graph is the curve of intersection of hemisphere this and parabolic cylinder this. मतलब इन दोनों के इंटरसेक्शन की बात हो रही है, इंटरसेक्शन जो कर्व आएगी उसकी बात हो रही है, पैराबोला की और हेमिस्फीयर की, पैराबोलिक सिलेंडर की और हेमिस्फीयर की। अब देखो, लेट x बराबर में t, x को मैंने t मान लिया, तो x को t पुट करो इसमें, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू टी स्क्वायर, और इसमें पुट करेंगे तो z इज इक्वल टू अंडर रूट 4 माइनस टी स्क्वायर, और y क्योंकि x स्क्वायर था तो इसलिए t स्क्वायर हो गया। अब y की वैल्यू टी स्क्वायर यहाँ पे पुट करो तो ये आ जाएगी z की वैल्यू। तो कैपिटल एफ टी कैसे लिखा जाएगा? टी आई कैप, क्योंकि एक्स आई कैप होता है, और वाई जे कैप था तो टी स्क्वायर जे कैप प्लस अंडर रूट ये सारा के कैप। ये आंसर है, बस इतना आसान। ठीक है, सिंपली इनको टी में कन्वर्ट करो और फंक्शन निकाल लो। अगला देखिए, आर टी इज इक्वल टू ब्रैकेट टी कोमा टी स्क्वायर फॉर्म्स, तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू टी है और वाई इज इक्वल टू टी स्क्वायर है, तो इससे क्या बनेगा? अब इन दोनों में रिलेशन बताना है, क्या बनेगा ये। सो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, x की वैल्यू t है तो t की जगह x पुट करो, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है? पैराबोला होता है। ये बताना था बस, ऐसे ही कुछ भी दिया हो, x y z दिया हो तो तीनों को करके देख लो क्या बन रहा है। सो ये था हमारा एग्जाम्पल। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। बहुत छोटा सा पार्ट है ये, बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा और इजी सा भी है। ठीक है, तो इसलिए हमने वेक्टर फंक्शंस को ही शुरू कर लिया। वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल, वो सारी चीजें वे थ्योरम्स हैं जो स्टोक्स थ्योरम, गोस थ्योरम, ग्रीन्स थ्योरम, वे सब हम आगे करेंगे। ठीक है, पहले इसको कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन कर्व्स फ्रॉम वेक्टर फंक्शंस। कॉमन कर्व्स फ्रॉम वेक्टर फंक्शंस, तो ये कर्व लिखी हुई है, इन कर्व का वेक्टर फंक्शन क्या बनता है ये लिखा हुआ है। अच्छा, इनकी शेप क्या बनेगी ये सारी चीजें लिखी हुई है। जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे एक लाइन है। अच्छा, लाइन का वेक्टर फंक्शन किस तरह का दिखाई देगा? आर टी इज इक्वल टू ए प्लस टी बी, इस तरह का दिखाई देगा लाइन का वेक्टर फंक्शन। तो आप समझ जाना, ए प्लस टी बी इस टाइप की इक्वेशन फंक्शन दिया है वेक्टर फंक्शन, तो वो लाइन है। क्या बनेगी इसकी शेप? स्ट्रेट लाइन। दूसरी कर्व सर्कल, सर्कल की इक्वेशन किस तरह की दिखाई देगी? अच्छा, सर्कल की इक्वेशन आर कोस थीटा आर साइन थीटा इस तरह की दिखती थी ना, है ना? तो मतलब आर कोस थीटा आर साइन थीटा, तो रेडियस ए के बराबर होगा तो हम आर की जगह ए ले लेंगे, ए कोस टी कोमा ए साइन टी। अब हम थीटा नहीं ले रहे क्योंकि टी पैरामीटर है तो टी लेना पड़ेगा यहाँ पर, ए कोस टी और वाई की जगह ए साइन टी और कोमा जेड 0। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर देंगे। ये सर्कल के लिए वेक्टर फंक्शन आ गया। ये क्या बनेगा? सर्कल इन प्लेन। अब आ जाइए इलिप्स पे। इलिप्स की भी हमको इक्वेशन पता है, ए कोस टी कोमा बी साइन टी। सर्कल में ये दोनों सेम होते हैं, ए और बी इक्वल होते हैं, यहाँ पर अलग अलग होते हैं इलिप्स में, बस इतनी सी बात थी। सो इलिप्स बनेगा, ये इलिप्स लिख दिया। पैराबोला के लिए इक्वेशन क्या होगी? पैराबोला के लिए इक्वेशन होगी टी कोमा टी स्क्वायर, टी कोमा एक्स की वैल्यू टी और वाई की वैल्यू टी स्क्वायर। ठीक है, तो ये बनेगा पैराबोला। इज इट क्लियर? पुट करके जैसे अभी पीछे हमने देखा है पैराबोला बन रहा है ये, है ना? ये क्वेश्चन जो किया है टी कोमा टी स्क्वायर, ये पैराबोला बन रहा है ना, तो इसलिए पैराबोला की वेक्टर फंक्शंस क्या होगा? टी कोमा टी स्क्वायर, ये बनेगा पैराबोला। अच्छा, हेलिक्स, नेक्स्ट कर्व का नाम है हेलिक्स। इसका वेक्टर फंक्शन क्या बनेगा? ए कोस टी कोमा ए साइन टी, और साथ में यहाँ 0 ना होके यहाँ पे बी टी है, बी टी। ठीक है, तो ये स्पाइरल अराउंड जेड एक्सिस बनेगा, स्पाइरल अराउंड जेड एक्सिस। ये सारी बातें आपको बस याद कर लेनी है, ये सब तो इजी इजी है। सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, पैराबोला भी कर लिया। हेलिक्स, हेलिक्स थोड़ा अलग था, उसको आप याद कर लो। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है क्योंकि वो आपसे बनवाएगा नहीं, वो ऐसे ही पूछेगा ये वेक्टर फंक्शन है तो बताओ इसकी शेप क्या बनेगी इसकी कर्व की। और देखो सिलेबस में भी मैं दिखा देता हूं, वेक्टर कैलकुलस एंड इट्स एप्लीकेशन है, तो इंट्रोडक्शन टू वेक्टर फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स,
तो ये ग्राफ्स यही है कि ग्राफ क्या बनेगा इन इक्वेशंस का, ठीक है। फिर आगे आएंगे ऑपरेशंस विद वेक्टर फंक्शंस, ये देखना हम आगे करेंगे। देखो और इस पे एक आधा क्वेश्चन कर लेते हैं। द कर्व आर टी इज इक्वल टू ए कोस टी कोमा बी साइन टी ब्रैकेट इज, पता है इलिप्स होगी, ए नॉट इक्वल टू बी है तो इलिप्स इलिप्स होगी, अगर ए नॉट इक्वल टू बी है तो बी तो ठीक है ही, तो और ऑप्शन भी तो चेक कर लें एक बार। सर्कल होगा इफ ए बराबर, बिल्कुल ठीक बात, अगर ए और बी इक्वल है तो सर्कल भी होगा, तो इसका मतलब ए भी ठीक है और बी भी ठीक है। तो चलो सी भी चेक कर लेते हैं। लाइन इफ ए बराबर 0 बी बराबर 0, मतलब ये कोफिशिएंट 0 है, तो ये 0,0 बन जाएगा, ये सारा भी 0 हो गया और ये भी 0 हो गया। तो ये सिंपल सी बात है, ये क्या बनेगी, लाइन इफ ए या तो ए 0 मतलब ये ए 0 या बी 0, दोनों एक साथ 0 नहीं बोले, नहीं तो 0 0 आ जाता, एक्स भी 0 वाई भी 0, ओरिजिन पॉइंट बन जाता है ये तो। बट इसने बोला है लाइन इफ आइदर ए बराबर 0 और बी बराबर 0, इन दोनों में से कोई एक 0, ठीक है, तो लाइन बनेगी, बिल्कुल ठीक बात, ठीक। तो ऑल द अबव करेक्ट होगा। तो ऑप्शन से भी हम, ऑप्शन को ऐसे ही नहीं कि बस देख लिया ओ ये तो इलिप्स किया है, ये नॉट इक्वल टू बी, और को भी चेक करना है, क्या पता वे भी ठीक हो। ऑल द अबव अगर है तो चारों ऑप्शंस को देखना है। अगर ऑल द अबव नहीं दिया होता तो मैं बस इलिप्स को देखता और टिक करके आगे बढ़ जाता, ठीक है। और ऑल द अबव अगर दिया है तो सारे ऑप्शंस पे एक बार ध्यान देना है कि कहीं ऑल द अबव आंसर ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइन इन स्पेस, ये बताना है इनमें से कौन सी लाइन है स्पेस में। अभी अभी लाइन की इक्वेशन बताई थी, क्या होती है लाइन की इक्वेशन, देखो आर टी इज इक्वल टू ए प्लस टी बी, यही होती है ना लाइन की इक्वेशन। अब चेक करते हैं इनमें लाइन कौन बनेगा। आर टी इज इक्वल टू टी कोमा टी स्क्वायर कोमा 0, ये तो पैराबोला टाइप इक्वेशन लग रही है। उसके बाद ये देखो बी पार्ट, आर टी इज इक्वल टू 1,2,3 ब्रैकेट प्लस टी 4,5,6, यही तो सिखाया था कि यहाँ पे कोई वेक्टर होगा प्लस में टी टाइम्स यहाँ पे दूसरा वेक्टर होगा, वेक्टर फंक्शन, ठीक है। तो यही था ए प्लस टी बी, इस तरह की इक्वेशन होगी। सो आर टी इज इक्वल टू दिस इज द लाइन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। कोस टी साइन टी कोमा टी, कोस टी साइन टी कोमा टी, तो ये तो हेलिक्स की है ना, जैसे देखो ये थी ए ए मतलब 1 1 लिया हुआ है, 1 कोस टी 1 साइन टी, और इसकी जगह भी 1 लिया हुआ है बी की जगह, ए और बी इसमें 1 है, तो ये भी हेलिक्स टाइप ही बनेगा, ठीक है। आर टी इज इक्वल टू टी कोमा टी स्क्वायर कोमा टी क्यूब, ये भी लाइन नहीं बनेगी, ठीक है। सो बी ऑप्शन हमें मिल गया, ऑल द अबव था ही नहीं तो यही ठीक होगा। वेक्टर फॉर्म आर टी इज इक्वल टू ए प्लस टी बी रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। अब नेक्स्ट आ जाइए ऑपरेशंस विद वेक्टर फंक्शंस। अब हम सेकंड टॉपिक पे पहुंच गए हैं, ऑपरेशंस विद वेक्टर फंक्शंस। ये टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट, इसको अच्छे से कर लेना, जितना मैंने करवाया अभी उतना ही करना, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए मैं प्रीवियस ईयर दूंगा, आप बिल्कुल चिंता मत करना। अब नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशंस विद वेक्टर फंक्शंस, सीखो एक बार। देखो अगर मेरा लेट एफ एंड जी बी वेक्टर फंक्शंस ऑफ रियल वेरिएबल टी, और इनका वेरिएबल क्या है, इन दोनों का वेरिएबल टी है, स्मॉल एफ टी बी अ स्केलर फंक्शन, स्मॉल एफ टी क्या एक स्केलर फंक्शन है, देन एफ प्लस जी कोमा एफ माइनस जी स्मॉल एफ इंटू कैपिटल एफ, या फिर दो फंक्शंस की गुणा एफ क्रॉस जी, ये तो डॉट होगा और ये क्रॉस है इन दोनों के बीच में, ये सारे क्या होंगे, ये वेक्टर फंक्शंस होंगे। और अगर मैं दो फंक्शंस की डॉट कर रहा हूं, कैपिटल एफ डॉट जी कैपिटल जी, तो ये बनेगा एक स्केलर फंक्शंस, क्योंकि दो वेक्टर फंक्शंस की डॉट स्केलर होता है ना। डॉट प्रोडक्ट, दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट हम करके आ चुके हैं, जो हमने 11th 12th वाला वेक्टर किया, अभी 5 क्लास करवा के आया हूं, ठीक है। तो इनकी डॉट, क्योंकि ये दोनों वेक्टर फंक्शंस हैं, इनकी डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, तो ये एफ डॉट जी स्केलर फंक्शन बनेगा। एफ प्लस जी भी वेक्टर आएगा, एफ माइनस जी भी वेक्टर आएगा, और कैपिटल एफ में स्मॉल एफ, क्योंकि स्मॉल एफ स्केलर फंक्शन है तो इसलिए भी ये वेक्टर बनेगा। और कैपिटल एफ क्रॉस जी, तो क्रॉस प्रोडक्ट तो हमेशा वेक्टर ही देती है, तो कैपिटल एफ क्रॉस प्रोडक्ट जी, ये सभी क्या होंगे, ये वेक्टर फंक्शंस होंगे और ये स्केलर फंक्शन होगा, ठीक। उसके बाद देखो अगर दो फंक्शन एफ प्लस जी टी है तो उनको हम किस तरह से खोल सकते हैं, कैपिटल एफ टी प्लस कैपिटल जी टी, कैपिटल एफ माइनस कैपिटल जी इंटू टी, तो ये खुलेगा कैपिटल एफ टी माइनस कैपिटल जी टी। अच्छा स्मॉल एफ स्केलर फंक्शन है, इसकी डॉट कर रखी है कैपिटल एफ के साथ, ये स्केलर फंक्शन है, अगर ये वेक्टर होता तो इसकी वैल्यू स्केलर आती, अगर दो वेक्टर की हम डॉट करते तो, लेकिन ये स्केलर है ये वेक्टर है तो ये वेक्टर ही बनेगा। तो स्मॉल एफ कैपिटल एफ इंटू टी, इसको हम कैसे खोलेंगे, स्मॉल एफ टी अलग हो जाएगा और कैपिटल एफ टी अलग, कैपिटल एफ क्रॉस प्रोडक्ट जी टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी क्रॉस कैपिटल जी टी, इस तरह से हम इनको अलग करते हैं, ठीक है। तो ये सारे तो बनेंगे वेक्टर फंक्शंस। और अगर दो
वेक्टर्स की हमको डॉट, वेक्टर फंक्शंस की हमको डॉट करनी है, ये भी वेक्टर फंक्शन है और ये भी वेक्टर फंक्शन है, अगर इन दो वेक्टर फंक्शंस की डॉट करनी है तो डॉट प्रोडक्ट आएगी और ये एक स्केलर फंक्शन आएगा, एफ टी और जी टी का डॉट, और ये एक स्केलर फंक्शन मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे तो मिलेंगे वेक्टर फंक्शंस और ये डॉट प्रोडक्ट वाले का स्केलर फंक्शंस। ये क्योंकि हमने स्केलर फंक्शन की गुणा करी थी वेक्टर फंक्शन के साथ, इसलिए ये वेक्टर फंक्शन बना था। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। समझ आ रहा है? ओके, वेरी गुड। चलिए आगे चलते हैं। हम जो ये अभी अभी हमने ऑपरेशंस किए, दीज ऑपरेशंस आर डिफाइंड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ द वेक्टर एंड स्केलर फंक्शंस दैट अकर इन द डेफिनेशन। मतलब कि जो भी हमने ये ऑपरेशन बताए हैं ये सब डिफाइंड हो गए किस पर? इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर फंक्शन जो उसमें आएंगे, उनकी डोमेन जो होगी, जैसे दो वेक्टर फंक्शन आ गए और एक स्केलर फंक्शन भी है, उनकी जो डोमेन होगी और उन डोमेन्स का जो इंटरसेक्शन होगा उसके ऊपर ये ऑपरेशंस डिफाइंड होंगे। ठीक है, एक बार और पढ़ लो। दीज ऑपरेशंस आर डिफाइंड ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ द डोमेन ऑफ वेक्टर एंड स्केलर फंक्शंस दैट अकर इन द डेफिनेशन। ठीक है, अब मैं दिखा देता हूं आपको क्वेश्चंस किस तरह से आएंगे। कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू टी स्क्वायर आई कैप प्लस टी जे कैप माइनस साइन टी के कैप, और जी टी मुझे दे दिया टी आई कैप 1/t जे कैप 5 के कैप। अब मेरे को एडिशन करना है, तो एडिशन करना है तो क्या होगा? टी स्क्वायर प्लस टी आई कैप टी प्लस 1/t जे कैप माइनस साइन टी प्लस 5 के कैप। बस इतना आसान है। ये देखो e की पावर t इंटू कैपिटल एफ टी, तो कैसे होगा? e की पावर t डॉट एफ टी हो जाएगा। e की पावर t, क्योंकि ये स्केलर फंक्शन है ना, स्केलर फंक्शन है तो इसकी गुणा जो एफ टी है मेरा ये सारा, इसके आई कैप के साथ भी गुणा हो जाएगी, जे कैप के साथ भी और के कैप के साथ भी। क्या बन जाएगा? e की पावर t टी स्क्वायर आई कैप, e की पावर t इंटू टी जे कैप, e की पावर t इंटू माइनस साइन टी के कैप। बस माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो गया आंसर। अच्छा, f क्रॉस जी टी, एफ टी क्रॉस जी टी हो जाता है, ये हम कर चुके हैं ऑपरेशन। तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो, इसका और इसका, बस सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आई कैप के साथ ये आएगा, जे कैप के साथ ये, सोल्व करके देख लेना। अच्छा, दो वेक्टर फंक्शंस है f और g, इनकी मेरे को डॉट प्रोडक्ट करनी है इंटू टी, तो एफ टी डॉट जी टी हो जाएगा, तो इनकी डॉट प्रोडक्ट कर दो, टी स्क्वायर इंटू टी आएगा। आई कैप, ये स्केलर फंक्शन आता है, डॉट प्रोडक्ट दो वेक्टर फंक्शंस का डॉट प्रोडक्ट स्केलर आता है, स्केलर फंक्शन आता है। ठीक है, तो कभी आई कैप जे कैप इसमें भी लगा दो, ये स्केलर फंक्शन आएगा क्योंकि दो वेक्टर फंक्शंस की डॉट कर रहे हैं हम, तो डॉट प्रोडक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा। जो कटता है काट दो, ये हो जाएगा टी क्यूब प्लस 1 और ये माइनस 5 साइन टी हो गया बस। अब आगे चलिए, लिमिट्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस, लिमिट्स ऑफ वेक्टर फंक्शंस नेक्स्ट टॉपिक पे हम पहुंच चुके हैं। मैं एक बार सिलेबस में दिखा देता हूं, ऑपरेशंस कर चुके हैं, ऑपरेशंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। देखो ये वाला टॉपिक भी खत्म हो गया, ऑपरेशंस विद वेक्टर फंक्शंस। अब हम पहुंच गए लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस इस पे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं आगे। लिमिट्स ऑफ वेक्टर फंक्शन, द लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन आर टी, स्मॉल आर टी, एट टी टेंड्स टू टी नोट। देखो ये जो डेफिनेशन सी लिखी हुई है ना, इनको बस एक बार ध्यान से सुन लो। ठीक है, बाकी क्वेश्चन जब हम करेंगे और इनके फॉर्मूलाज करेंगे आपको अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, एकदम डरने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी मेरा भाई या बहन अगर बेसिक उनका थोड़ा कमजोर भी हो तो इनको देखकर घबराना नहीं है। ठीक है, जब क्वेश्चन आएंगे बस ध्यान से सुन लो, क्योंकि इसकी भी थोड़ा सा बेस बनाने में हेल्प करता है ये चीज। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आएगा, फॉर्मूला आएगा, उसको मैं अपने आप याद करवा दूंगा। ओके, वेरी गुड। द लिमिट ऑफ अ वेक्टर फंक्शन स्मॉल आर टी एज टी टेंड्स टू टी नॉट एग्जिस्ट्स इफ द लिमिट ऑफ इट्स कंपोनेंट फंक्शन एग्जिस्ट। मतलब किसी भी वेक्टर फंक्शन की t टेंड्स टू टी नॉट लिमिट एग्जिस्ट करेगी अगर उसके जो कंपोनेंट्स फंक्शन है स्मॉल f1, स्मॉल f2, स्मॉल f3, अगर उन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी सब पे, तो मेरे वेक्टर फंक्शन पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। ठीक है, जैसे लेट f1, f2, f3 आर कंपोनेंट्स ऑफ कैपिटल ft एंड कैपिटल ft इज f1t i कैप, f2t j कैप, f3t k कैप। ठीक है, सो लिमिट t टेंड्स टू t नॉट कैपिटल ft इज इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f1t i कैप प्लस लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f2t j कैप, लिमिट t टेंड्स टू t नॉट f3t k कैप।
मतलब जो ये लिमिट है ये इस पे भी लगानी है, इस पे भी लगेगी और इस पे भी लगेगी। अगर इस कैपिटल एफ टी पे हम लिमिट निकालना चाह रहे हैं तो इस पे भी लिमिट निकालो, इस पे भी और इस पे भी। अगर इन तीनों पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी टी टेंड्स टू टी नोट, तो हम कह सकते हैं कि हाँ इस कैपिटल एफ टी पे लिमिट टी टेंड टू टी नोट एग्जिस्ट करेगी। बस ये बात लिखी हुई है इसमें। नोट है अब आगे, नोट टी नोट कैन बी फाइनाइट। टी टेंड्स टू टी नोट जो है ये फाइनाइट भी हो सकता है, या प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, ठीक है। बट हम जनरलाइज वे में लिख रहे हैं टी नोट, वो प्लस इंफिनिटी भी हो सकता है, माइनस इंफिनिटी भी हो सकता है, या कोई फिक्स वैल्यू भी हो सकती है टी नोट, ठीक है। अब ये लिमिट्स के चार फॉर्मूले हैं, इनको देख लो। लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट, कैपिटल एफ टी प्लस माइनस जी टी, अलग अलग लिमिट लग जाएगी, इस पे अलग और इस पे अलग। लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट कैपिटल एफ टी प्लस माइनस लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट जी टी। लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट एच टी इंटू एफ टी, एच टी इंटू कैपिटल एफ टी, और ये एच टी क्या है, ये स्केलर वैल्यूड फंक्शन है, स्केलर वैल्यूड फंक्शन, और ये कैपिटल एफ टी वेक्टर वैल्यूड फंक्शन है। तो इस पे क्या होगा, इस पे भी अलग अलग लग जाएगी, इस पे लिमिट अलग लगेगी और इस पे लिमिट अलग लगेगी। सो लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट एच टी इंटू लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट कैपिटल एफ टी। अच्छा, अगर दो वेक्टर वैल्यूड फंक्शन हो, वेक्टर फंक्शंस हो, उन पे लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट लगानी हो तो भी वैसा ही काम होगा, इस पे लिमिट अलग से लग जाएगी और जीटी पे लिमिट अलग से लग जाएगी, बीच में डॉट। अगर क्रॉस है तो भी सेम, इस पे लिमिट अलग से लग जाएगी बीच में क्रॉस, और इस पे लिमिट अलग से लग जाएगी टी टेंड्स टू टी नोट। बस ये चार फॉर्मूले थे लिमिट्स के जो आपको याद करने थे, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक एग्जांपल कर लेते हैं इस पे। बाकी आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए, जो फंक्शन होगा वो बोलेगा इस पे लिमिट निकालो, आपको लिमिट निकालनी आती है तो आप डायरेक्ट उन तीनों फंक्शंस पे लिमिट निकाल दो और आई कैप जे कैप के कैप लिख के बस सोल्व हो गया क्वेश्चन। जिसको लिमिट निकालनी आती है उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके लिए आपका जो लिमिट्स वाला चैप्टर है वो भी अच्छे से स्ट्रोंग होना चाहिए, ठीक। तो उसकी टेंशन आप मत लो, उसकी चिंता आप मेरे पे छोड़ दो, वो मैं आपका अपने आप करवा दूंगा। इतनी तो आपको आती है, वैसे 11th-12th करके आए हो कि ये छोटी छोटी बातें तो आप कर ही सकते हो। बाकी जब हम लिमिट करेंगे तो प्रॉपर बिल्कुल 12th लेवल से उठा के और ग्रेजुएशन लेवल तक का करेंगे, जैसे वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं। तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी, बस आप मेरे साथ साथ चलते रहिए, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूं आपको आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया जाएगा, इतना विश्वास रखना। फाइंड लिमिट टी टेंड्स टू 2 कैपिटल एफ टी, ये निकालना है, और एफ टी दे दिया ये फंक्शन पूरा वेक्टर फंक्शन। तो इस पे लिमिट टी टेंड्स टू 2 लगाना, तो लिमिट टी टेंड्स टू 2, और इसको मैं पुट कर देता हूं यहाँ पे। अब इस पे भी लिमिट टी टेंड्स टू 2 लगाओ, इस पे भी लगाओ और इस पे भी लगाओ। तो यहाँ पे लिमिट टी टेंड्स टू 2 लगाऊंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 3 हो जाएगा आई कैप, ई की पावर 2 जे कैप, और साइन पाई और टी की जगह 2 पाई साइन 2 पाई के कैप, ठीक है। ये तो हो जाएगा आई कैप लिख दिया, ई स्क्वायर जे कैप लिख दिया, साइन 2 पाई होता है 0, तो ये के कैप का कोफिशिएंट 0 हो गया तो ये हट जाएगा। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से वो लिमिट लगवाएगा। अब इस पे कितने ही सवाल लिख लो, आपको लिमिट निकालनी आनी चाहिए बस, है ना, कितना आसान। तो अब देखो लिमिट पूरा हो चुका हमारा, अब इसी तरह से हम कंटिन्यूटी करेंगे जैसे हमने लिमिट की है। जो कंटिन्यूटी का फॉर्मूला है बस वो कंटिन्यूटी, जिसको लिमिट आती है कंटिन्यूटी आती है, तो ये वाली कंटिन्यूटी भी हो जाएगी। ये वाली कंटिन्यूटी ऐसे वेक्टर फंक्शन में लग जाती है, जो नॉर्मल कंटिन्यूटी होती है वो नॉर्मल निकलती है, बस इतना सा फर्क है, ठीक है। करें कंटिन्यूटी, कितने मिनट की क्लास हो गई, 23 मिनट की। कंटिन्यूटी को खत्म ही कर लेते हैं। हाँ, फिर एक क्लास और लगेगी इसमें, एक या दो क्लास और लगेंगी, 3 क्लास में ये पूरा ग्रेजुएशन वाला पोर्शन मैं खत्म करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो आज हम ये कंटिन्यूटी वाला पोर्शन और कर लेते हैं बस, ठीक है। चलिए, कंटिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ टी। अ वेक्टर फंक्शन कैपिटल एफ टी इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट टी बराबर में टी नोट। जो मेरा वेक्टर फंक्शन है उसको हम टी बराबर टी नोट पॉइंट पर कंटिन्यूअस जब कहेंगे वेयर टी नोट बिलोंग टू डोमेन ऑफ कैपिटल एफ, और ये जो टी नोट है वो कैपिटल एफ फंक्शन के डोमेन से लिया गया है, ठीक। इफ लिमिट टी टेंड्स टू टी नोट कैपिटल एफ टी इज इक्वल टू कैपिटल एफ टी नोट, मतलब ये जो हम लिमिट लगा रहे हैं टी टेंड्स टू टी नोट फंक्शन पे, जो वैल्यू निकल के आएगी वो एफ टी नोट के बराबर अगर आ रही है तो हम बोल देंगे कि कॉन्टिन्यूअस है कैपिटल एफ टी, ठीक है। और कैपिटल एफ टी क्या गिवन होगा, एफ वन टी आई कैप, एफ टू टी जे कैप, एफ थ्री टी के कैप, इस टाइप का वेक्टर वैल्यूड फंक्शन होगा। इज कॉन्टिन्यूअस एट टी नोट इफ
ये मेरा वेक्टर वैल्यूड फंक्शन, ये टी नोट पर कॉन्टिन्यूअस जब होगा जब मेरा F1t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर, F2t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर, F3t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर, और F1t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर। इसका क्या मतलब है कि लिमिट t टेंड्स टू टी नोट, स्मॉल F1t नोट के बराबर आए, F2t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर। इसका मतलब है कि लिमिट t टेंड्स टू टी नोट, F2t बराबर आए F2t नोट के। ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है जो ऊपर की है हमने, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूअस होने का मतलब है टी नोट पर कि F1t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर, F2t कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर, और इसका दैट इज लिमिट t टेंड्स टू टी नोट, F2t इज इक्वल टू F2t नोट के बराबर होगी, और F3t भी कॉन्टिन्यूअस होगा टी नोट पर, दैट इज लिमिट t टेंड्स टू टी नोट, F3t इज इक्वल टू F3t नोट। इतना समझ में आया या नहीं? पहले इतनी बात मेरे को बताओ, समझ में आया या नहीं आया? एक एक बच्चा कमेंट करके बताएगा, आलसी जीव बनने की जरूरत नहीं है, फटाफट से कमेंट सेक्शन खोलो और कमेंट सेक्शन में कमेंट करो समझ आ रहा है या नहीं। अरे मेरे को पता कैसे चलेगा कि आप क्लास देख रहे हो या सो रहे हो? तो इसलिए कमेंट करके बताओ कि हाँ समझ में आ रहा है, ठीक है। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, जिस भी बच्चे ने कमेंट कर दिया है उसके लिए वेरी गुड। अब आगे चलते हैं। सो कॉन्टिन्यूटी ऑफ अ वेक्टर फंक्शन reduces टू द कॉन्टिन्यूटी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। बस इतनी सी बात है कि अगर वेक्टर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस दिखाना है तो उसके कंपोनेंट्स को कॉन्टिन्यूअस दिखा दो। अगर उसके सारे कंपोनेंट्स कॉन्टिन्यूअस हैं तो वेक्टर फंक्शन अपने आप ही उस पॉइंट पर कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। यही बात लिखी हुई है। इज इट क्लियर? अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन। जैसे हमने प्रॉपर्टीज लिमिट्स में की थी, ऐसे ही प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस वेक्टर फंक्शन है। देखो सबसे पहले सम की बात। इफ f1t and f2t, small f1t and small f2t are continuous functions at t naught, then so is f1t plus f2t। तो उनका जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर f1t और f2t कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस है टी नोट पर तो उनका जोड़ भी कॉन्टिन्यूअस होगा, ठीक है। टी नोट पर स्केलर मल्टीप्लीकेशन, जैसे कोई मेरा स्मॉल एफ टी है उसके साथ मैंने स्केलर गुणा कर दिया और मेरा स्मॉल एफ टी कॉन्टिन्यूअस है तो सी इंटू एफ टी भी कॉन्टिन्यूअस होगा इफ एफ टी इज कॉन्टिन्यूअस। क्लियर? डॉट प्रोडक्ट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस अंडर डॉट प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन रिमेन्स कॉन्टिन्यूअस अंडर क्रॉस प्रोडक्ट। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं उनका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शंस हैं उनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। इज इट क्लियर? अब इसके नीचे एक छोटा सा नोट है, अ डिसकंटिन्यूटी इन एनी कंपोनेंट फंक्शन, किसी भी फंक्शन के कंपोनेंट में अगर डिसकंटिन्यूटी आ गई एक में भी, इंप्लाइज डिसकंटिन्यूटी इन कंप्लीट वेक्टर फंक्शन, तो पूरा फंक्शन ही डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा, ठीक है, अगर एक भी कंपोनेंट डिसकंटिन्यूअस हुआ तो। सो आई थिंक ये नोट भी क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। देखो अब इसका जैसे लिमिट का एक एग्जांपल किया था ऐसे ही कॉन्टिन्यूटी का एक एग्जांपल कर लेंगे। तो एक बात मुझे बताओ, क्या आपको कॉन्टिन्यूटी डिटेल में आ गई समझ में? तो क्या आप इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी कॉन्टिन्यूटी, इसकी कॉन्टिन्यूटी आराम से चेक नहीं कर लोगे? तो यहां टाइम वेस्ट हम ज्यादा नहीं कर रहे। हम आपको जब कॉन्टिन्यूटी सिखाएंगे, लिमिट सिखाएंगे, उसको अच्छे से डिटेल में एग्जांपल्स देंगे। अभी तो बस केवल आप समझ लो कि इसमें कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, इनकी कॉन्टिन्यूटी तीनों की चेक करनी है। अगर तीनों कॉन्टिन्यूअस तो ये पूरा कॉन्टिन्यूअस, अगर इनमें से एक भी कॉन्टिन्यूअस नहीं इन कंपोनेंट्स में तो ये पूरा फंक्शन कॉन्टिन्यूअस नहीं, बस, ठीक है। जैसे फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ टी साइन टी आई कैप 1 माइनस टी का इनवर्स जे कैप एंड एल एन टी के कैप कॉन्टिन्यूअस। सो ये f1t है साइन टी, ये कॉन्टिन्यूअस होता है फॉर ऑल टी। जैसे साइन टी का ग्राफ देखते हो ना ऐसे बनता है, तो ये पूरे टी, कोई भी टी रखो इसमें, ये हमेशा कॉन्टिन्यूअस है, ठीक। और f2t इज इक्वल टू 1/1 माइनस टी, ये कॉन्टिन्यूअस है कि नीचे जीरो नहीं बनना चाहिए, नहीं तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा ये फंक्शन। सो दिस इज कॉन्टिन्यूअस फॉर टी नॉट इक्वल टू 1, f2t, ठीक है। f3t ln t, ये नेगेटिव वैल्यूज पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता और जीरो पे। सो t ग्रेटर देन जीरो के लिए कॉन्टिन्यूअस है। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन निकाल दो, वहां पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सो कैपिटल F इज कॉन्टिन्यूअस फॉर t ग्रेटर देन जीरो एंड t नॉट इक्वल टू 1, क्योंकि नॉट इक्वल टू 1 के लिए ये नहीं है, और बाकी ग्रेटर देन जीरो जितने भी पॉइंट है t ग्रेटर देन जीरो, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो, जीरो भी इंक्लूड नहीं है, एंड t नॉट इक्वल टू 1, यहां पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होगा। इस तरह से हम कॉन्टिन्यूटी निकाल देते हैं, चेक करते हैं कि ये कहां कॉन्टिन्यूअस है, ये कहां कॉन्टिन्यूअस है, ये कहां कॉन्टिन्यूअस, उनका इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, फिर वो कंप्लीट फंक्शन वहां पर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, ठीक। उसके बाद फाइंड नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस मेड बाय सर्कुलर हेलिक्स। कोई सर्कुलर हेलिक्स है वो कितने रिवॉल्यूशंस बनाएगा, ये है नेक्स्ट टॉपिक। एक बार मैं सिलेबस पे आ जाता हूं।
ये देखो लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी ऑफ वेक्टर फंक्शंस, ये हम कर चुके हैं। ठीक, अब बचा क्या है, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शन। ठीक, और एक ये छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंडिंग नंबर ऑफ रेवोल्यूशन मेड बाय सर्कुलर हेलिक्स, इसको मैं करवा दूंगा। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस ये है। नेक्स्ट यहां से शुरू है डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शंस, बहुत आसान है, ये भी ऐसे ही है बिल्कुल, डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर फंक्शन, और उसके बाद है इंटीग्रेशन भी इसी में ही है। जैसे डिफरेंशिएशन है ऐसे ही इंटीग्रेशन होता है, वो मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा। ठीक है, सो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं करते क्योंकि फिर आप लोग देखते नहीं हो। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।